हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इस समय आपके ये सीरीज जो आपकी चल रही है यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर की। जितना भी आपका पेपर हुआ है वो लगभग हम कराएंगे आपको। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 15 अक्टूबर 2022 के दोनों शिफ्ट के पेपर करा दिए थे सामाजिक अध्ययन के, और आज हम 16 अक्टूबर 2022 को जो आपका पेट का पेपर हुआ था उसके दोनों शिफ्ट के जीएस का पेपर हम कराएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ का करंट अफेयर्स भी आपके काम का होगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं 16 अक्टूबर में जो दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ था, हम दोनों शिफ्ट को करते हैं। उसके बाद हम लोग का बचेगा 2021 का पेट। देखिए इससे पहले कि हमने सारे वीडियो के पेपर कर लिए। देखिए वीडियो का पेपर हमने 2016 का भी कर लिया, 2018 का कर लिया, यानी 18 में 4 पेपर हुए थे ये, और 16 में 1 पेपर हुआ था, यानी 5 पेपर हमने ये कर लिए। और पेट का आपका ये चल रहा है पेपर, तो पेट का भी कितना पेपर था? 6 पेपर था। वो 6 पेपर हम आज खत्म कर लेंगे और कल भी एक जीएस का आ जाएगा। उसके बाद पेट का खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीक्वेंस से जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम कराए होंगे तो पेपर बाई पेपर हम चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम इकट्ठे हो चुके हैं उनका एक साथ कराना जरूरी होता है। चलिए सीधे हम आते हैं अपनी क्लास पे। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए आपका कौन सा पेपर है? पेट का पेपर है। ये 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ है। तो लिखा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? कौन सा अधिनियम था? तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, बैंकिंग विनिमय, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा ये आपका होगा कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970। इसके द्वारा क्या हुआ था? बैंकों ने राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की थी। तो ये हो गया आपका। देखिए यहाँ का भी कोई भी एग्जाम है, अगर यूपी ट्रिपल एससी का है तो उसका प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्लास लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी, देखिए दूसरा आपका ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन चल रहा है, के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या था? वैश्वीकरण था। क्या था क्वेश्चन? एक बार और देख लेते हैं कि निम्न में से 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? तो वैश्वीकरण था। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो आप जानते होंगे एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक है, और बताइएगा वर्गीज कुरियन कौन थे, तो इनका भी बताइएगा। और आगे हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए चलिए इसका आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न किस संविधान से प्रेरित है? कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से आपके लिए गए हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। और भारत का नीति निर्देशक तत्व की संविधान में व्याख्या है 36 से 51 अनुच्छेद में और भाग 4 में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। फिर आगे तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से? जर्मनी से। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। फिर आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर देख लेते हैं और भी अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अनुच्छेद भी यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर पूछा गया क्वेश्चन कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके उत्तरदायी होती है? तो जो कार्यपालिका है विधानमंडल के उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण कार्यपालिका की विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। यहाँ पर कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। तो ये चीज़ होगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? लिखित एवं विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता और सार्वभौमिक मताधिकार। तो जो है द्विस्तरीय सरकार ये नहीं है, बाकी सारे क्या है? विशेषता हैं भारतीय संविधान की। फिर आगे हम देखते हैं 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट का होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो है आपका 746 वाट का होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1 हॉर्स पावर आपका 746 वाट का होता है।
फिर आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज़ का जलना और यह भाप का पानी में रूपांतरण। तो ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, पानी का भाप में रूपांतरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप पदार्थ के स्वरूप में अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से पूर्वावस्था में पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है। अतः कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज़ का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया है, किंतु पानी में भाप का रूपांतरण जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि पायरिया किसका रोग है? बताइए, पायरिया के मसूड़ों का रोग है ये। ठीक है, पायरिया में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है, तो ये क्या होता है, और मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। तो एक प्रकार की बीमारी होती है पायरिया की। फिर देखते हैं, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? फ्लोएम किसमें पाया जाता है? फ्लोएम जो है पौधों में पाया जाता है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का ऊतक है। जाइलम की भांति पौधों की जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? जैसा कि हमने कल भी आपको पंचायती राज पढ़ाया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत बेहतर तरीके से हमने पढ़ाया है पंचायती राज, अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी एक पार्ट आ जाना है उसका। तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? जो 3 स्तर है। 3 स्तर किसने बताया था? बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था। ठीक है, और ये 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें भी यही चीज़ें मानी गई थी। लेकिन ये द्विस्तरीय किसने बताया था? द्विस्तरीय बताया था आपके अशोक मेहता समिति ने। तो सारी चीज़ों को हमने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूपी जीके की सीरीज हमारी वहाँ से जाके देख सकते हैं। पंचायती राज हमने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा दी है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन कहाँ है? एक सेकेंड, हाँ, एक क्वेश्चन बीच में है इसका, तो चलो। द अनामालाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? ध्यान से सुनिएगा। द अनामालाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो केरल में। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, आप केरल लगा दीजिएगा। ठीक है, केरल में खोजी गई है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ पर जीएस का आ गया। चलिए देखते हैं, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में, ध्यान से देखिएगा, ये करंट का जो भी क्वेश्चन है सारा चीज़ आपका पूछा जाएगा। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अलमाज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है? लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज़ों से। ठीक है, सूडान ही सही होगा। फिर आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ये शुभंकर है जागृति। जागृति जो है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है जागृति आपकी। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखे, तो औरंगाबाद का क्या है? संभाजी नगर है आपका नया नाम। परिवर्तित नाम भी आपके पूछे जाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका है यूके। ठीक है, यूके हो जाएगा इसमें सही आपका। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये केरल में शुरू की है, याद रखिएगा। टाटा पावर सोलर ने केरल के कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग या तैरती ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इसकी क्षमता 101 मेगावाट है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ? देखिए, इस पेपर का आपका करंट भी इंपॉर्टेंट है, तो करंट छोड़ना नहीं है इसको। तो यहाँ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसने की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए, आप जो पेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो हम 22 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उसमें आपने पुराने क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। अक्टूबर में हुआ था एग्जाम आपका, तो यहाँ आप अगस्त के क्वेश्चन देख रहे हैं, जुलाई के देख रहे हैं, जून के देख रहे हैं, मई के देख रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग 6 महीने के अंदर के ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए 6 महीने की करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा तैयार करिएगा आप वीडियो के लिए भी। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ते भी रहिए, लेकिन करंट जो है 6 महीने की अच्छे से तैयार करिएगा। फिर हम देखते हैं, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इसरो के साथ किया है, ये टिक लग गया यहाँ, इसरो के साथ किया है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये तो हर कोई जानता है कि कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये बांग्लादेश है आपका, ये भारत हो गया आपका, ये ऐसे करके, फिर ये पूरा ये बांग्लादेश आपका आ गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं।
फिर आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी कौन सी है। तो इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी भी राजधानियाँ हम देख लेते हैं। जेरूसलम किसकी राजधानी है? इजराइल की है। बगदाद है इराक की, डबलिन है आयरलैंड की, टोक्यो है जापान की और काबुल है अफगानिस्तान की। तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। फिर अगला है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो डाक कर्मयोगी जो पोर्टल है इसका उद्देश्य है कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। तो ये चीज़ है, आप याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, किस राज्य में विधान परिषद है? तो हमने देखा कि मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपी में आम बिकते हैं। ठीक है, यूपी में आम बिकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कर्नाटक है यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर नहीं है। जैसे कि कहाँ कहाँ है आपका, ध्यान से देख लीजिए एक बार। हमने कहा था यूपी, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे क्या है आपका विधान परिषद है और बाकी जगह नहीं है। फिर बात करते हैं किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो भारत का स्कॉटलैंड जो है कूर्ग को कहा जाता है। कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसकी सौंदर्य की सभ्यता के कारण ही ऐसा इसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। फिर बात करेंगे कला, मथुरा के स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। ठीक है, कौन सी है? सांझी कला जो है ये मथुरा की, सांझी कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, ये भी आप याद रखेंगे। लिखा निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो ये था तेलंगाना। 2 जून 2014 को ये राज्य आपका बना था। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है। तो ये आप जानते होंगे कि ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो ये महात्मा गांधी की पूछी गई है कई बार, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं और सी बुक है किसकी किसकी हैं, इनको भी देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये तो महात्मा गांधी की होगी। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। सरदार पटेल एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया ये हिंडोला सेनगुप्ता का है। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों। ठीक है, क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित भाग को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो क्या है? बी होगा आपका सही, अवरक्त विकिरण। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जो हैं पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है आपका ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, अर्जेंटीना का पाटो है और नेपाल का वॉलीबॉल है, श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। ठीक है, तो ये हो गया ये अनुच्छेद। अच्छा, ये तो आ गया उसमें आपका। फिर यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन आपका क्या आता है? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को जो है 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था और इन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखेंगे आप। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर स्थानांतरित की गई थी। तो जो कन्नौज की राजधानी थी ये थानेश्वर स्थानांतरित की गई थी, इसको याद रखेंगे हम। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति की थी। ठीक है, छापामार गुरिल्ला रणनीति तो ये थी मराठा। ठीक है, मराठा सेना की। फिर आगे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर किया गया था मोम लोपी ढलाई, ये कास्टिंग का। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले भारत के प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग जिसने की थी वो कौन थे? हजरत मोहानी थे। ठीक है, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे ये। फिर आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। क्या था? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय या पंजाब भूमि हस्तांतरण। तो जो बंगाल को विभाजन करने का निर्णय था यही स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना आपका। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्या। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है। तो ब्रिटिश ने जाहिर सी बात है वो अपनी ही भाषा दिखाए होंगे, अंग्रेजी। ठीक है, तो इसमें कोई संशय है ही नहीं। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। तो एक उदाहरण क्या है? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये क्या है इनका एक अंतिम एक उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन
कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये हर कोई जानता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो बोस जी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना, और हिंदू और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाना। ये तो दो बार दे दिया। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका होगा गांधी जी का मुख्य था कि हिंदू और मुसलमान एक रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो व्यापक अंतर किस में पाया जाएगा, थार मरुस्थल में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में बांटा गया है। तो विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन मत भूलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु या जन्म। तो यहाँ पर जो है रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, इसे भी याद रखेंगे आप, रुग्णता। फिर हम देखते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी हम देखते हैं कवरत्ती है। तो यहाँ पे हमने टिक नहीं लगाया, आप यहीं पे देख लीजिए, और भी सारी राजधानी आप देख लेंगे। एक सेकेंड। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, आइजोल है मिजोरम की, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की। तो ये चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं स्थिरता के साथ विकास। एक सेकेंड। फिर हम देखते हैं स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये स्थिरता के साथ विकास के लिए शुरू की गई थी। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। तो ये आपका हो जाएगा निजी क्षेत्र में, क्योंकि निजी क्षेत्र में समूह में व्यवसाय होते हैं। फिर देखते हैं कि उस वन का नाम बताया जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। किस जंगल में आग लगी थी, अमेजन वर्षा वन। तो ये है आपका। ठीक है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है कि 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। तो आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड शिफ्ट पे। ठीक है, अब सेकंड शिफ्ट को देख लेते हैं। एक सेकंड। जो शाम का पेपर था उसको भी देख लीजिए। हम देखते हैं शाम का पेपर में क्या था, बियरेबल कार्ड्स और ऑफलाइन UPI कंपनी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है, वियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये एस मनी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं। तो भारत के दो पड़ोसी मुख्य द्वीप कौन से, मालदीव और श्रीलंका है, इसको भी याद रखेंगे हम। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका, इसको याद रखिएगा, ये दोनों। फिर आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, हाँ, और माले की राजधानी है मालदीव। माले की मालदीव, मॉस्को है रूस की, मस्कट है ओमान की। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। देख लेते हैं देखभाल योजना कौन सी कंपनी ने शुरू की है। तो ये जो है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने जो है क्या शुरू किया है, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश मावलंकर। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो सफ़ेद शहर जो है कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, सफ़ेद शहर भी कहा जाता है। और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराजा उदय सिंह ने करवाई थी। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजोल जो है मिजोरम की है, ये किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। फिर देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल है। देखिए राष्ट्रीय खेल से अलग अलग देशों के राष्ट्रीय खेल पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, तो वो भी आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। फिर चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी, ये भी आप याद रखेंगे। हरित क्रांति लेखांकन यानी ग्रीड अकाउंटिंग का अर्थ है
के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो देश के कुल वन क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देश के वन क्षेत्र का विनाश या प्रदूषण, पर्यावरण हानि। तो हरित लेखांकन जो है देश के कुल वन क्षेत्र का होगा आपका नहीं, ये है आपका प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का आकलन करना है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो संगाई महोत्सव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो संगाई महोत्सव मणिपुर में। फिर आगे हम देखते हैं, ये तो पैसेज आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो डेटा इसका पर्याप्त नहीं है 2003 से 4 में। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन से हैं। कर्म, वैराग्य, अहिंसा, निष्ठा। तो अहिंसा जैन का भी है और बौद्ध का भी है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, निम्नलिखित श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी नवरत्नों को नियुक्त किया था और अकबर ने भी किया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। ऑप्शन में आपका अकबर और चंद्रगुप्त एक साथ नहीं आएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से के राजवंशों में सबसे अधिक अवधि में किसने शासन किया। तो सबसे अधिक जो शासन किए थे ये खिलजी वंश ने किया था। सबसे अधिक शासन किया था खिलजी वंश ने। इन्होंने 1290 से 1320 तक शासन किया था। ठीक है, नहीं, ये तो खिलजी वंश दिल्ली की सत्ता पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है ना, सबसे कम पूछा गया, सॉरी, खिलजी वंश सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध कब्जे में लिया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सहायक गठबंधन नीति के माध्यम से, युद्ध छोड़कर राज्यवर्धन, हड़प नीति के माध्यम से जो है इन्होंने, हड़प नीति नहीं, राज में व्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। नहीं, ये गलत बताया इन्होंने, हड़प नीति के माध्यम से अवध को लिया था। ठीक है, अवध को कब्जे में लिया था, हड़प नीति लगाई थी उन पर। तो ये एक कन्फ्यूजन है इसमें, देख लीजिएगा आप। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हड़प नीति के द्वारा इन्होंने लिया था। देखिए डिटेल में देख लेते हैं क्या है, एक मिनट, फिर कन्फर्म हो जाएंगी चीज़ें। एक लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चिंतित रहता था वो उसकी हड़प नीति थी। वर्ष 1855 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया था। इस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। इस नीति के तहत अन्य राज्यों का भी को मिला लिया था, जैसे सतारा, जैतपुर। ये हड़प ही होगा, ये गलत बता दिया है इन्होंने। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम था लोथल। ठीक है, लोथल था नाम। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल के आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी हरा, लाल, हरा और पीला किसने डिज़ाइन किया था। तो ये किसने डिज़ाइन किया था, ये स्वदेशी ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, स्वदेशी ने। फिर आगे हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे का एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। इसको भी आप याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं आगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो जो 1857 की क्रांति की शुरुआत थी ये सिपाहियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो तत्कालीन कारण थे राइफल का, तो उसमें। तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है, इसको याद रखिएगा। गुरु शिखर जो है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम क्या कहते हैं, उसको पवन को हम कहते हैं लू। ठीक है, कि धूल भरी गरम गरम हवाएं चलती हैं जो तेज तेज, यही सब होती हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, नैनी से गुजरती है, याद रखिएगा। और सारे राज्यों को भी हमने बताया था कि 5 राज्यों से गुजरती है, उनके भी नाम हमने बता दिया था। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। किसकी प्रतिक्रिया में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक क्रिप्स मिशन की विफलता के उसमें चलाया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है। तो भारतीय शिखर सबसे ऊंचा है कंचनजंगा। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा भारत का पूछा जाएगा तो कंचनजंगा ही आप बताएंगे। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो नई आर्थिक नीति को LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। LPG यानी कि लेवरेजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
फिर आगे हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी के अधिकार में होती है, कितने प्रतिशत होती है उसके अधिकार में, 51% होती है। तो इसको भी हम याद रखेंगे कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है। तो ये सब लोग जानते होंगे कि सीतापुर में स्थित है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय एवं शीर्ष संस्था कौन सी, सिडबी, IFCI, नाबार्ड या एग्जिम। तो नाबार्ड होगी, ये नाबार्ड होगी, हाँ नाबार्ड ही होगी। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं कि नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है, ये है नाबार्ड आपकी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि 1951 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो जो है किस समस्याओं के द्वारा की ओर ध्यान दिया गया था 1991 के आर्थिक सुधारों में। भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, आर्थिक नीति की असफलता या सभी। तो सभी पे ध्यान दिया गया था, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क भी बहुत लोग बोल देते हैं, कि लोगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है विद्युत वाली वस्तुओं सोने की शुद्धता यानी कि जेवर के लिए किया जाता है, शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखेंगे हम। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हें ध्यान में रखते हुए राज्य की नीतियों का निर्माण करना चाहिए। और हमने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 में, संविधान के भाग 4 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, चलिए कोई पेज छूट गया है कोई। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। तो ये क्या है, किसको की है, किसने की है, किस सरकार ने की है। तो कनाडा, कोई नहीं, UAE या रूस। तो रूस के द्वारा, देखिए रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत में कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N यानी ईंधन की आपूर्ति की है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो शीर्ष स्थान पर रहा है उड़ीसा, ठीक है, शीर्ष स्थान पर आपका उड़ीसा रहा है। क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर उड़ीसा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। ठीक है, 12U2 ग्रुप से संबंधित है। तो भारत, इजराइल, UAE या USA, भारत, ईरान, UK, USA, भारत, आयरलैंड, UK, USA या भारत, इटली, UAE, USA। तो ये भारत, इजराइल, UAE, USA ये सारे 12U2 ग्रुप से संबंधित हैं। फिर आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। तो भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, उत्तर प्रदेश में। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन के भंडार पाए गए हैं। तो यूरेनियम खनन के भंडार जो पाए गए हैं ये आपके राजस्थान में पाए गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। फिर आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। तो ये की गई है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड के उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है लोक प्रशासन से संबंधित है। ये तो 100 क्वेश्चन खत्म हो गए, देखते हैं और भी है क्या, एक सेकेंड, ओके हाँ एक और है पेज, ये शायद बीच का पेज है आपका, लास्ट में लग गया है, कोई बात नहीं है। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, कौन से भाग में किया गया है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। तो भाग 3 में किया गया है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। तो ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। और भाग 4 में आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 2 में नागरिकता है, पूछा जाता है नागरिकता कितने से कितने अनुच्छेद तक है। और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा के बारे में है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को पारित करता है। तो जो अनुच्छेद आपका 110 है ये धन विधेयक को पारित करता है। और 108 में क्या है ये बताइएगा आप, ठीक है, ये बैठक के बारे में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, सफ़ेद, नारंगी, बैंगनी या नीला। तो क्या नहीं है, सफ़ेद इसमें नहीं है।
क्या होता है? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। कौन कौन से रंग होते हैं? बैंगनी, इंडिगो यानी नीला, सॉरी इंडिगो, क्या है? विबग्योर। और ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है और रेड भी है। तो सारे कलर हैं आपके। कौन कौन सा देख लीजिए एक बार, कौन कौन से कलर होते हैं? 7 रंग, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी हैं। जामुनी और बैंगनी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाता है? तो ऑर्गन को नहीं जाना जाता है, बाकी सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो ये जो है आपका, ये आपका सोडियम कार्बोनेट का नाम है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का। फिर अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? 65 साल, 60 साल, 58 या 62? तो ये आपकी 65 वर्ष है। ठीक है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि पौधे के पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पौधे के मुख्य पोषक तत्व हैं जो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हमने देखिए पेट का पेपर हमने 15 तारीख का, 15 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों करा दिया आपका। और हिंदी कंप्लीट ही हो गई, रीजनिंग भी आ जाएगी आपकी। और 16 का भी ये फर्स्ट और सेकंड का हो गया। अब आपका बचा है 2021 जो पेट का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन को कराना है। और यहाँ पे आपके लिए जो है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं कि करंट आपको छोड़ना है या कुछ करना है। तो यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि प्रीवियस लाइए, उसके बाद ला रहे हैं, फिर आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए, अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं लिया है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।